अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नॉवेल्स नवाचार मन की एपिसोड नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तुम क्या पहन रही हो आज। वो लोग नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। तमाम बुजुर्ग अफराद पहले ही नाश्ता कर चुके थे। लड़के अभी तक बड़े सो रहे थे। इसे नहीं मालूम था कि वो कब वापस आया और कब सोया। सुबह भी जल्दी उठकर नीचे आ गई क्योंकि रात को भी भूखी सो गई थी। कुछ भी पहन लूँगी, हमारी बन्नों को देखो, अभी से पढ़ाई होकर बैठी है। मनाहिल ने पीले कलर के सादा से सूट में बैठी रीता को देखकर कहा, जो चाय पीने में मगन थे, तो क्या नाश्ता भी सुकून से ना करूं। खुर का कहा तो पूरी उठाती मनाहिल मुस्कुराती। मनाहिल, मैंने शुगर से अंडे बॉयल करवाया, वो खा लेना। फातिमा बेगम का रवैया उसके साथ बेहतर हो रहा था। यह बदलाव मनाहिल समेत घर में सबने महसूस किया था। लेकिन मेरा कुछ और खाने का मूड नहीं, बस ये पूरी यहीं खाऊंगी। उसने झिझक कर मना करना चाहा। नहीं पिया, ज़ियान गुस्सा करेगा, उन्होंने नरम लहजे में कहा। मगर ज़ियान के नाम पर वो तप गई। तो अब हर चीज़ इनकी मर्जी से करूँ। उससे प्लेट करीब करके खाने लगी, क्योंकि अभी इसको पूछे खाने का दिल चाह रहा था। रात को चाट भी न खा सकी थी। तमाम ख़वातीन इसके अंदाज में मुस्कुरा दी थी। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडीज़। नहल के बराबर में बैठे ने उसका ग्लास उठाया। इसे अपना नवाला गले में अटकता महसूस हुआ, क्योंकि वो ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाने देता था। क्या लेंगे ज़ियान भाई। हिना ने उसके हालत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए ज़ियान से पूछा। यार बस आमलेट दे दो, उसने मुस्कुरा कर कहा। बराबर में बैठी अपनी जोजा को देखा, जो मज़े से पूरी से हलवा खा रही थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आनी, ये क्या खा रही है। उसके आगे से प्लेट हटाते फातिमा बेगम से बोला। वो परेशानी से उसे देखने लगी। बेटा दिल चाह रहा था उसका। फातिमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, ये लड़की अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। अगर मैं सख्ती करूँगा तो मुझसे मत कहना। उसने गुस्से से उसे घूरा, जो अपने लब काट रही थी। कुछ भी नहीं खाया, रात को भी नहीं खाया था, हल्के से मिनमनाई। शराब सोगरा से एग्स और जूस लेकर इसके आगे रखा। जल्दी से फिनिश करिए, उसने हुक्म दिया। तो टेबल पर बैठे तमाम अफराद को एक नज़र देखा, जिनके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, इसलिए खामोशी से खाना शुरू हो गई। सुगरा, मुझे भी चाय दो। जैन को चाय देती सुगरा से कहा। जाओ तुम। जैन से जाने का इशारा किया तो इसे कोने लगी। बाद में कोना कहीं भागा नहीं जा रहा, मैं पहले ही नाश्ता करो। उसके बेबाकी से कहने पर जहाँ सब ख़वातीन हंस पड़ी थी, वहीं वो शर्म से कट कर रह गई थी। लाउंज में सारा इंतजाम किया गया था। रीता और बाकी सब भी वही थी। मेहंदी लगाई जा रही थी। कितनी प्यारी लग रही है मेरी भाभी। ग्रीन कपड़ों में मेहंदी लगवाती रीता के बराबर में आकर बैठ गई। आज वो लग भी काफ़ी प्यारी रही थी। मनाहिल ने वाइट कमीज और चूड़ीदार पजामे पर ग्रीन करन का दुपट्टा पहना था। तुमसे इसे शर्म दिला दिलाकर मेहंदी बर्बाद करा दो। इन्होंने मनाहिल की कमर पर हाथ मारा, जिसकी वजह से रीता ने अपना डिज़ाइन ख़राब कर लिया था। भाई, ये नंद से इतना शर्मा रही है तो दूल्हा के सामने तो बेहोश ही हो जाएगी। मनाहिल ने राजदारी से कहा। क्या मसला है माही। रीता ने गुलाबी पर्दे उसे घूरा तो वो दोनों मुस्कुरा दी। क्यों, तुम भी ज़ियान भाई के सामने बेहोश हो गई थी। हिना ने आंखें मटका कर कहा। तो मनाहिल ने सुर्ख पर्दे दांत पीस कर उसे देखा। रीता, मैं बता रही हूँ, इससे दूर रहना, ये तुम्हें भी बिगाड़ देगी। इसके गुस्से से कहने पर हिना खिलखिला उठी। हाँ, तुम तो जैसे बहुत बिगड़ गई मेरी और ज़ियान भाई की सोहबत में। अब तक नहीं न मेरी दुल्हन हो, हालांकि माशाल्लाह एक बच्चे की अम्मा बनने वाली हो। उसने भी हिसाब बराबर कर दिया। अगर अभी मेरे हाथों पर मेहंदी ना होती तो अच्छी खासी तबीयत साफ कर देती। उसे घूर कर उठ गई, जबकि हिना नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में रीता की मेहंदी की तरफ मुतवज्जो हो गई। ओह गॉड, अंधी हो तुम। वो बेतिहानी में गुजर रही थी जब रामीन से टकरा गई। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, सूख चुकी है मेहंदी। इत्मीनान से मेहंदी का जायजा लेते हुए बोली। शुक्र करो सूखी है, वरना अगर मेरा ड्रेस ख़राब होता तो तुम्हें बताती। उसकी बेनियाजी से आग लगा गई थी। शादी हो रही है, बड़ी हो जाओ, ऐसे छोटी छोटी बातों पर टेम्पर लूज नहीं करते। मुस्कुराकर कहती से सुलगाती हुई ऊपर चली गई। वो हैरत से उसकी पुष्ट कोर कर रह गई थी। दुआ जो मैंने कहा था वो किया। कमरे में आकर उससे पूछा। यार आपकी वजह से मैं फंस जाऊंगी, वो डरते हुए बोली। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ नीचे, चच्ची जान बुला रही हैं। आराम से बेड पर बैठकर केरी से भरी प्लेट उठाकर चाट मसाला छिड़क रही थी। वो अपनी खैर मनाती नीचे चली गई। मैं भी लगवाऊंगी मेहंदी, हिना के बराबर बैठते बोली। हाँ मेरी जान, बस रिदा की पूरी होने वाली है। ये बताओ साथ कहाँ है। वो भी मेहंदी लगवा रही थी। वो तो उमर और बिलाल भाई के पास है, उसकी मेहंदी का जायजा ले रही थी। और जब मनाहिल ऊपर क्यों भागी है, मशकूक नज़रों से देखा तो वो लब काटने लगी। वो हिना भी डरते डरते सारी स्टोरी बता दी। हिना का सस का बुरा हाल हो गया था। पागल लड़की, तुम लाडली साली हो,
इनकी डर न तो उमर को जाइए जिसने लाकर दी। उसके दिलासा देने पर वो बेहोश पड़ी। हिना पकड़ो इस राम पाटू को, सबकी नाक में दम करती है। वाइट क्लब लगे कुर्ते शलवार में मलबूस। जियान ने रो रो कर सुर्ख पड़ते साथ के गाल चूमे। दुआ को दे दें, उसने छींकते हुए कहा। मन कहाँ है? तमाम ख्वातीन में वो कहीं नजर नहीं आई थी। दुआ के कमरे में, हिना ने मुस्कुराते हुए बताया, जबकि दुआ धूप निकल कर रह गई थी। वो भी सर हिलाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कमरा खोल कर अंदर आया तो मनाही ने झट कुछ अपने पीछे छुपाया। यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसके करीब आकर बैठ गया। वो मैं इधर उधर देखकर बहाना ढूंढ रही थी। मैं अपनी मेहंदी सुखाने आई थी। अपने हाथों की तरफ इशारा किया। जियान ने मशकूक अंदाज में इसके हाथों को देखा। जिनकी मेहंदी बिल्कुल सूख चुकी थी। मसाला कब से लगाने लगी मेहंदी के साथ? उसकी उंगलियों पर लगे मसाले को देखकर चोट करी और खश्मगीन निगाहों से उसे देखने लगा। मनाही ने गैर महसूस अंदाज में प्लेट मजीद अपने पीछे छुपाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई काम था? खुद को नॉर्मल रखते हुए बात को माननी चाहिए। उसके बुखार पर नजर उठाकर उसे देखा। तुम चाहकर भी मुझे कुछ नहीं छुपा सकती। उसे करीब करते कब से प्लेट निकाल गया और खेरियों को देखकर गुस्से से उसे देखा। थोड़ी सी खाई है बस, छोटी सी चुटकी बनाकर मासूमियत से कहती। बहुत प्यारी लगी थी, मगर अभी जज्बात को काबू करना जरूरी था। किसने लाकर दी? सख्ती से पूछा तो वो थूक निकलती उससे दूर हुई। ये क्या बात हुई? अब जिस चीज को खाने का दिल चाहे इंसान वो भी खा नहीं सकता। बेड से उठते अकड़ कर बोली, जबकि दिल अंदर से धक धक कर रहा था। मन, वापस आओ और जल्दी से बता दो, ये हरकत जरूर उमर और दुआ की ही है ना? उसके बिल्कुल सही अंदाजे पर वो मुकुल से देखने लगी, फिर जल्दी से नफी में सर हिलाया। यहाँ बैठो। उसे वापस बिठाया, मगर वो कुछ फासले से बैठी। कितनी खाई है? उसके पूछने पर साइड टेबल पर पड़े ढेर सारे छिलकों पर नजर पड़ी। जियान भी देख चुका था। तब ना मार खाओगी मुझसे? गुस्से से प्लेट टेबल पर पटकी। मनाइल गड़बड़ा गई। इस उम्र को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दांत पीस कर उसे देखा। प्लीज अब नहीं करूंगी ना? उसके करीब होकर बाजू पर हाथ रखा। जियान ने उसके जानलेवा अंदाज को देखा, जो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए उसके करीब आई थी। मेडिसिन ली? उसे कमर से पकड़कर करीब करते उसके खूबसूरत नकूश तकने लगा। मुझसे नहीं खाई जाती इतनी सारी टैबलेट्स, मैं कोई बीमार हो गया? कमर से उसका हाथ टिकाते चिड़चिड़े अंदाज में बोली। जियान ने खींच कर उसे लिटा दिया। वाइटामिन की टैबलेट्स खाई नहीं जा रही हूँ, ये उल्टी सीधी चीज़ें शौक से खिलवा लो। उस पर झुक कर घूरता हुआ बोला। तो जो मेरा दिल करे वो ना खाऊं? हफ्के से बोलते से दूर करने लगी। ये किसी मानी खेज नजरें पहचानती थी। जियान की नजरें उसके हसीन हाथों पर ठहर गईं। तुम्हारे हाथ कितने नाजुक है। मेहंदी की खुशबू अपने अंदर उतारता खोए खोए लहजे में बोला। देखें, आप इस वक्त रूम में नहीं है, प्लीज हटें। उसका बूट बदलता देख घबरा कर बोली। मेरी साली तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। तो मुस्कुराना अंदाज में कहता उस पर झुका। उसे घूर भी न सकी, बस इसकी शिद्दत से अपने आवाज़ काबू करने की कोशिश कर रही थी। उससे जुदा होकर आंखों में देखने लगा, मगर वो पल के झुका गई। इतने मिर्ची वाला मसाला खाने से जानती है तबीयत भी खराब हो सकती है। उसके कंधे से अपने लबों पर लगा मसाला साफ करने लगा। और मेरी बेबी को मिर्ची लग गई तो? छेड़ने वाले अंदाज में बोला तो वो कान की नोक तक सुर्ख पड़ गई। नीचे चलने से वेट कर रही हूँ। गए चेहरा साइड पर कर गई। छोड़ो, लोगों को दिल को छू रही हो आज। मदहोश होता उसकी गर्दन पर झुक गया। कुछ देर तो सब्र किया, मगर इसकी बढ़ती जिसारतों से यकदम उठकर बैठ गई। मैं नीचे जा रही हूँ। बाल कानों के पीछे उड़सती घबरा कर बोली। उसकी नजरें अब अपने वजूद पर महसूस कर सकती थी। एक शर्त पर, इसे दोबारा करीब करते हुए बोला। वह समझी से उसे देखने लगी। किस करो? लबों पर इशारा करते इत्मीनान से बोला। उसका मुंह खुल गया। कभी भी नहीं, सोचिएगा भी मत। सुर्ख पड़ते उसके इशारे से निकलने लगी, मगर वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला ना था। ठीक है, फिर बैठी रहो मेरे पास। उसके बालों में मुंह छुपाने लगा। मुकस मुस्कुराकर दूर हुई। प्लीज अभी जाने दें, उसने झिझक कर कहा तो जहन उसके सुंदर रूप को आंखों में बसाने लगा। तो अपने रूम में डन है, उसने डील करनी चाहिए। उसकी पलकें लरस उठी थी, फौरन सर झुका गई। ओके जाओ। उसका सुर्ख पड़ता गाल चूम कर छोड़ गया। वो थी कि जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। शर्म से लब काटते एक नज़र मुड़कर अपने पीछे आते जियान को देखा और बाहर निकल गई। वो भी मुस्कुराकर ठंडी सांस भरता उसके पीछे ही निकल गया। आज रीता की बारात थी। वो तीनों दोपहर में ही पार्लर चली गई थी। राम ने लेने आना था। इन्हें एक काम नहीं हुआ तुमसे, मैंने क्या कहा था? मेकअप आर्टिस्ट को रुकवा कर बराबर में बैठी हिना को देखा। तुम्हारे हस्बैंड से डंडा नहीं खाने, मैंने आंखें बंद की इत्मीनान से बोली।
तो क्यों लेकर आई मुझे यहाँ, तो घंटों यहाँ बैठने से भी मना कर देती। उसे घूर कर कहा क्योंकि उसका पार्लर आने का दिन न था। चुप करके बैठी कर रही हूँ ऑर्डर, इन्होंने झिझला कर कहा तो इत्मीनान से मुस्कुराती चेयर से टेक लगा कर बैठ गई। वो हिना से गोलगप्पे और चाट के वादे पर यहाँ आई थी। शाम के 7 बजे रहते हिना तैयार हो चुकी थी, बस इसी का मेकअप चल रहा था। माही ऑर्डर आ गया है, रेडी होकर खा लेना। हिना इसकी ड्रेसिंग पर रखकर रिता के पास चली गई थी। इसने जल्दी जल्दी मेकअप कराया और शॉपर सोफे पर लेकर आ गई। हिना वापस आई तो वो चटखारे लेकर गोलगप्पे खा रही थी। माशाल्लाह इतनी हसीन लग रही हो, मेकअप खराब मत कर लेना। हिना ने छोलों से भरा चमचा मुंह में डालकर कहा। टच भी मत करो, वो तुम्हारा देव भाई मुझे कुछ भी खाने नहीं देता। मनाई ने छोलों की प्लेट उससे दूर करी तो वो घूरने लगी। ये प्रेगनेंसी में तुम्हारी भूख कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई, उसने घूर कर कहा। यह मज़े से गोलगप्पों का पानी पी रही थी। अच्छा करें तुम्हारे साथ जान भाई, उसके कंधे पर हाथ मार कर कहा तो पार्लर की वर्कर्स भी इस हसीन लड़की की हरकतें देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा खा लो वरना मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, खिलखिलाकर बोली तो इन्होंने मुस्कुराहट रोकते प्लेट उठा ली। वैसे ये कपड़े हम तो नहीं लाए थे। इन्होंने हसीन सरी के काम से परी पाँव तक आती सुर्ख फ्रॉक को देखा, जिसमें भी कोई परी मालूम हो रही थी। और कौन ला सकता है देव के अलावा। यह कपड़ा उठाकर कहा तो हिना इसकी पसंद की दाद दिए बगैर ना रह सकी। अच्छा रीता रेडी हो गई हो कि इसके पास चलते हैं। टीचर से हाफ करते अपना जायजा लेती खड़ी हुई तो हिना भी रीता के रूम की साइड बढ़ गई। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी नंद। सुर्ख ब्राइडल लिबास में वो कोई अप्सरा ही लग रही थी। और मेरी भाभी मनाई ने पीछे आकर हिसार में लिया तो शर्म से चेहरा झुका गई। चलो जल्दी, जियान भाई का फ़ोन आ रहा है, वो आए हैं लेने। इन्होंने काला काट कर इजरत में कहा तो मनाही लब काटने लगी, क्योंकि रात का फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो रीता के पास सो गई थी। और जिस वक्त वो लोग पार्लर के लिए निकली थी, इस वक्त वो घर से गायब था। रीता का शरारा पकड़ते दोनों बाहर आई तो ब्लैक शेरवानी में शहजादी की सियान बांध लिए कार के पास खड़ा, माथे पर आ जाने वाले बाल पीछे कर रहा था। मनाहिल को अपनी सांसें थमती महसूस हुई थी। वो मोहब्बत की राह पर आ रही थी। दिल अलग ही सुर अलाप रहा था। जियान की नजरें इस परी पैकर पर उठी तो पलटना भूल गई थी। आज वो इसे अपनी शादी का दिन याद दिला गई थी। रिदा को लेकर करीब आई तो जियान ने नजरें हटाकर बैक डोर खोला। हिना और रिदा पीछे बैठी थी, जबकि मनाहिल इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। ये तुम तीनों तो पहचानी नहीं जा रही, कहीं किसी और को तो नहीं लेकर जा रहा मैं। जियान ने इनकी तैयारियों पर छेड़ा। क्या मतलब जियान भाई, अच्छे नहीं लग रहे हम? मीना ने सदमे से बोला तो कार में जियान का कहका गूंजा था। अच्छी लग रही हो इसलिए तो कह रहा हूँ। मनाहिल के मुस्कुराते लबों को देखकर कहा तो रिदा भी मुस्कुराती। ये ना, ये लोग खुद सैलून जाते हैं, हमें क्या टोंट करेंगे? मनाहिल ने जियान की तरफ देख कर कहा। दोनों की नजरें एक लम्हे के लिए मिली थी। वह फौरन झुका गई। ओह हेलो, तुम्हारा शोहर डायरेक्ट घर से आ रहे हैं, मगर इनके शोहरों की गारंटी नहीं ले सकता। उसके कहने पर तीनों ही चीख गई। इन्हीं बातों में होटल आ गया था। इन तीनों को वहाँ ड्रॉप करके घर चला गया था। बारात आ चुकी थी। निकाह के बाद रिदा को अरी के बराबर मिलाकर बिठाया गया था, तो वह मायूं बैठने की वजह से शामिल न हुई थी। मनाहिल ने अली की बहन के तौर पर हर रस्म में हिस्सा लिया था। अब भी इसका बारात के साथ ही घर जाने का इरादा था। मनाहिल बेटा बैठ जाओ, जाकर थोड़ी देर, रुखसती की रस्म में अभी वक्त है। फातिमा बेगम ने अपनायत से कहा तो वह वहीं कोने में चेयर पर बैठ गई। इसे पकड़े हिनापी और इदापी को खाना खिला रही हैं। छोटी सी शेरवानी पहने साथ को इसकी गोद में दिया, जो कुछ बेचैन सा हो रहा था। मेरे जानू को क्या हुआ? उसके बाल सेट करते अपने कंधे से लगाकर थपकने लगी। खाना खाया तुमने? दुआ से पूछा जो मोबाइल में घुसी थी। खूबसूरत पर्पल कलर की मैक्सी पर बाल खोले बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। हाँ मामा ने खिलवा दिया था। वैसे एक बात बताओ आपी, ये मामा को क्या हुआ अचानक? उसने मशकूक अंदाज में पूछा तो सार को थपकती मनाहिल मुस्कुरा उठी। क्यों, तुम खुश नहीं हो इनके बदलने पर? उसने मसनूई घूरी देते हुए कहा। खुश हूँ, मगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसने हंसते हुए कहा। बल्कि वो तो क्या, इब्राज साहब समेत घर का हर फर्द हैरान था, मगर किसी ने जाहिर नहीं किया था। खाना खाया तुमने? उसे ने करीब आकर पूछा तो अनफी में सर हिला गई। नहीं, मामू के घर जाकर खाऊंगी, उसने जताते हुए कहा। कहीं ये रोक ही न ले। जियान उसे घूर कर देखने लगा, मगर दुआ की वजह से खामोश था। दुआ बेटा जाओ, ये मामा को देकर आओ, वाइका बेगम की ब्लड प्रेशर की टैबलेट देते हुए कहा। आप नहीं चलेंगे? दुआ के जाने के बाद वो भी उठकर उसे देखने लगी। हाँ, मगर थोड़ी देर बस, इससे ज़्यादा नहीं रुकने दे सकता मैं, उसके जगमगाते रूप को देखकर कहा। लेकिन मैं रहूँगी वहाँ, मेरी ज़रूरत होगी, रिदा ने भी कहा है, उसने सोते हुए साथ का जायजा लेते कहा।
और मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। कल भी धोखा देकर भाग गई थी। खश्म की निगाहों से उसको देखते उसका बाजू पकड़ा। क्या हो गया आपको? देखा तो देख लें। अपना बाजू छुड़ाते गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी, मगर सब अपने आप में मगन थे। जवाब दो, कर रिदा के रूम में क्यों सोई? घूर कर उसकी चमकती हीरे की लौंग को देखा। देखिए, मैंने जानकर नहीं किया था, वो तो रिदा ने जबरदस्ती रोका था। साथ को दूसरे कंधे पर मुंतकिल किया। इधर दो, थक जाओगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। साथ का एहतियात से ले लिया। मनाहिल उसे देख कर रह गई। मैं बता रही हूँ, मैं मामू के घर रुकूंगी, उसने जताते हुए कहा, मगर उसने सीरियस ना लिया। वैसे मेरी चॉइस काफ़ी अच्छी है, उसका जायज़ा लेता मुस्कुराकर बोला। वह चीप सी गई क्योंकि सबने ही उसकी तारीफ की थी। वो खुद भी इसकी पसंद की तात दिए बगैर न रह सकी थी। मनाहिल और तूबा इसे अभी रूम में छोड़कर गई थी। दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था, बार बार घबराहट में अपनी उंगलियां चरखा रही थी। घूंघट को हल्का सा उठाकर कमरे का जायजा लिया। नफासत से गुलाबों से सजा था। ज़्यादा बड़ा था ना, मगर रिदा को ये अपने वेल डेकोरेटेड रूम से कहीं ज़्यादा पसंद आया था। लबों पर एक मुस्कान आ गई। तभी कमरे में वो दाखिल हुआ। वह जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। दरवाज़ा लॉक करके इसके करीब बेड पर आकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, उसकी गंभीर आवाज़ पर अपनी मुंतशिर होती धड़कनों को संभाल कर धीरे से जवाब दिया। तभी अली ने उसका घूंघट उलट दिया। उसके हसीन रूप को देखकर खो सा गया। आज अपनी खुशबख्ती पर उसे नाज हो रहा था। कितने ही लम्हे उसके तकने में गुजर गए तो रिता ने घबरा कर उसे देखा, मगर इसकी मखमूर निगाहों को देखकर फौरन पलकें झुका गई। मैं अब तक यकीन हूँ कि तुम मेरे बेडरूम में मेरी मलकियत बनकर आ गई हो। उसके खोए खोए लहजे पर रिता के लबों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। बताओ रिता, मेरे रब ने मुझे मेरी दिली मुराद पूरी कर दी, वो भी इतनी जल्दी। मैं कैसे खुद को यकीन दिलाऊं? उसका चेहरा थाम कर सवाल कर रहा था। भला क्या जवाब देते? उसकी तो नजरें ही नहीं उठ रही थी, बस लबों पर धीमी से मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर वो भी मुस्कुराया और माथे पर लब रख दिए। बहुत प्यारी लग रही हो। उसका नाजुक हाथ थाम कर शेरवानी की जेब से छोटा मखमली बॉक्स निकाल लिया। यह तुम्हारे शायान शान तो नहीं, मगर अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। खूबसूरत गोल्ड की रिंग उसके आगे करके बोला तो रीता ने झिझकते हुए थाम ली। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट है। उसकी आंखों में देखते मोहब्बत से बोली तो अली ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में पहना दी। अब भैया, ये सबसे कीमती। उसका हाथ चूमकर उसे अपने करीब किया तो वो शर्मा कर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। अली ने भी इसे अपने सीने में जज्ब कर लिया। लाउंज में बैठा जियान मामू से बातों में मगन था। वह तूबा के साथ किचन में आ गई तो वह मायूं के कपड़े में कोई ताज़ा फूल लग रही मालूम हो रही थी। तुम चली जाओगी क्या? तूबा ने स्लेब से टेक लगाते पूछा तो वह मुंह लटका कर चाय बनाने लगी। देखो, पूछती हूँ। जल्दी जल्दी चाय बनाई और इसके साथ बाहर निकल गई। मामू, मामी और वह बातों में मगन थे। अरे बेटा, तुमने क्यों बना ली? मामी ने इसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रखते मुस्कुरा कर कहा। वो भी वहीं बैठ गई। जियान भाई, आज रुक जाए ना, आप भी माही के साथ, तूबा ने सर्व करते हुए कहा। फिर कभी? अभी मनाइल की मेडिसिन भी नहीं है यहाँ। जियान ने खूबसूरती से टाला तो मनाइल उसे घूर कर रह गई। मैं रुक जाती हूँ ना, हल्क से मनाई, मगर जियान की वार्निंग देती नजरों से मुंह बनाकर रह गई। मामी, मैं सुबह ही आ जाऊंगी, उसको भी कहना पड़ा। चलो बेटा, जैसा तुम मुनासिब समझो, उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा। फिर वो लोग चाय पीकर वहां से रवाना हो गए। मनाहिल सारा वक्त खामोश बैठी रही। वो गाहे बगाहे उसे देखता रहा। जो गुस्से में बैठी थी वो भी मुस्कुराकर ड्राइव करने लगा। फोर्थ में गाड़ी रोकते ही वो इसका इंतजार किए बगैर अंदर चली गई। वो लाउंज में फायका बेगम बैठी थी। तुमने तो रुकना था आज की रात, उसे वापस आता देखकर पूछने लगी। जी, वो क्या करना था इसे वहां रुक कर? पीछे से आते से ने उसकी बात मुकम्मल कर दी। जाओ, चाय बना कर लाओ मेरे लिए, घुटनों पर हाथ रख कर उठते हुए बोली। उसे अन को नजरअंदाज करती किचन की तरफ बढ़ गई। मामा, ये कौन सा टाइम है? चाय पीने का? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसे मनाहिल की तकन की भी फिक्र थी, मगर माँ के आगे कुछ नहीं बोलता था। बस बेटा, आदत पड़ गई है, तुम भी जाकर आराम करो अब। उनसे कहने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो किचन में आ गया जहाँ वो 2 कपों में चाय निकाल रही थी। उसने पीछे से आकर उसे पकड़ा तो वो यकदम घबरा गई। क्या कर रही हैं? हटें। उसने दूर करना चाहा, मगर वो और करीब हो गया। ये 2 कप चाय क्यों बनाई है? उसकी गर्दन के खम को चूमता कहने लगा। हटे यहाँ से, ताई अम्मी की चाय देने जाना है। कसमसाकर गुस्से से दूर हुई। अच्छा, देकर आओ। दोनों हाथ ऊपर करते मुस्कुरा कर बोला। फिर झंझलाते हुए बाहर निकल गई। वापस आई तो वह वहीं खड़ा चाय पी रहा था। ये मेरी चाय थी। गुस्से से उसे देखने लगी।
ओह सॉरी, आओ पी लो। उसे हाथ पकड़कर करीब किया मगर वो हाथ लपेटे चेहरा दूसरी तरफ की हुई थी। चलो शाबाश पियो। कप उसके आगे किया तो इसे घूर कर कप लिया और चाय पीने लगी। लाओ मुझे भी दो, उसे पीता देख लो क्या। वो हैरत से उसे देखने लगी। आप कितनी चाय पीते हैं? आखिर उससे उसे देखा। अपनी बीवी की छुट्टी तो फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ। सिप लेकर उसके मुंह से एक कप लगाया। थोड़ा झिझकी मगर थोड़ी सी बची चाय एक ही सिप में पी गई। कप सिंक में रखकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। वो चेंज करके आई तो अपना मशगला पूरा कर चुका था। वो दांत पीसती अपनी जगह पर आ गई। चाह कर भी इसकी आदत नहीं खत्म नहीं करा सकती थी। बात सुनो। इसे बाजू से पकड़कर करीब किया मगर वह झट से दूर हुई। दूर रहे, सिगरेट की स्मेल से दम घुट रहा है मेरा। उसका हाथ झटक कर दूर हुई तो ज़ियान ने घूर कर उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं क्योंकि गलती इसी की थी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, सोने की कोशिश भी मत करना। शर्ट उसके मुंह पर मारता गुस्से से वॉशरूम में घुस गया। उसने सुकून का सांस खारिज किया और जल्दी से रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके ब्लैंकेट में चुप कर लेट गई। वो 10 मिनट बाद वापस आया तो कमरे में ब्लैक आउट देख कर गुस्से से मनाहिल की तरह बढ़ा और ब्लैंकेट खींचा। उसकी बिल्कुल अभी आंख लगी थी। एकदम हड़बड़ा कर उठ गई। सामने पकाया शर्ट के गीले बाल लिए महज ट्राउजर में खड़े ज़ियान को देखकर एकदम चीती हुई। मना किया था ना मैंने। घूर कर कंबल साइड में फेंकता उसके करीब बैठ गया। मुझे नींद आ रही है, तबीयत भी अजीब सी हो रही है। उसने घबरा कर बहाना बनाया तो ज़ियान ने उसके माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ? अचानक से दिल क्यों घबरा रहा है? परेशानी से कलाई पकड़कर नस को टटोलने लगा। मनाइल खुद को दाँत देती मस्कीन सी शक्ल बनाकर लेटने लगी। बस चक्कर आ रहे हैं। खुद पर नकाहत ताज करती माथा पकड़ कर लेट गई। इधर आओ, तुमने इस शादी के चक्कर में बिल्कुल केयर छोड़ दी। अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। उसे अपने बाजू पर लेटाकर बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसने पट से आंखें खोली और उठकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ और आप ऐसा कुछ, उसने जल्दी से कहा मगर ज़ियान की शक्ल देखकर ब्रेक लग गया। अभी तो चक्कर आ रहे थे तुम्हें। बाजू लपेटे उसका जायजा ले रहा था। वो अपने लब काटती बाल कानों के पीछे उड़सने लगी। ज़ियान ने हाथ पकड़कर उसे खुद पर गिरा लिया। बहुत मासूम हो तुम, इसीलिए छोड़ दो ये छोटी छोटी कोशिशें मुझसे दूर भागने की। लिट्टी कान के पीछे करके थोड़ी सी उसका चेहरा उठाया। चलो शर्त पूरी करो अब। इसके घर में तो बात पाना समझी से उसे देखने लगी मगर कुछ याद आने पर एकदम सुर्ख पड़ गई। मैंने ऐसी कोई डील नहीं की थी। उस पर से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगी। तो ठीक है, मुझसे कंप्लेन मत करना। आचार्याना अंदाज में रुख बदला। रुक रुक जाए प्लीज़, उसके लबों पर हाथ रखकर मिन्नत से कहा। बताओ हाँ या ना। इसकी आंखों में झांक उंगली चूमने लग पूछा तो इसने बेबसी से लब काटते उसकी आंखों पर हाथ रखा और ज़रा सा ऊंचा होकर उसकी बड़ी हुई शेप पर लब रखकर फौरन दूर हुई। ये किस थी? मुझे बच्चा समझा हुआ है। गुस्से से उसे घूरा तो अभी उसे धक्का देकर दूर होने करने लगी। मुझे यही आती है, आपकी तरह बेशर्म नहीं हूँ। सुर पड़ते झिंझलाकर बोली तो ज़ियान कहका लगा गया। नो प्रॉब्लम स्वीट हार्ट, आई विल टीच यू एवरीथिंग। मज़े से कहता झुककर इसके तमाम रास्ते मसदूद कर गया। सुबह शादी के बाद भारत के साथ साउथ अफ्रीका गई हुई थी। अली को ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिली थीं जिसकी वजह से इनका हनीमून पेंडिंग में पड़ गया था। इनकी शादी को 2 माह होने वाले थे और वह बहुत होश असलोबी से सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। अली की मोहब्बत ने उसे मज़ीद निखार दिया था। इस अरसे में वह सिर्फ एक बार ही मैके रुकने गई थी, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए क्योंकि इसका दिल भी अब इधर ही लगता था। नहल भी बस एक बार ही आई थी क्योंकि इसका चौथा महीना चल रहा था और ज़ियान अब और भी ज़्यादा केयरिंग हो गया था। अली के आने का वक्त हो रहा था। यह ऊंची फिराक और चूड़ीदार पजामे में सजी सवरी इसके लिए चाय बना रही थी। शादी के बाद से हर दिन वो इसके लिए ऐसे ही तैयार रहती थी, जो कि अली ही की ख्वाहिश थी। पत्ती डालकर मुड़ी तो किचन के दरवाजे से टेक लगाए उसका जायजा ले रहा था। इतनी खामोशी से आगे आप उसकी गहरी नज़रों को देखकर रुख मोड़ गई। हाँ, अपनी मिसेज को सरप्राइज़ देना था बस। उसे पीछे से पकड़कर खुद से करीब किया तो वह शर्मा कर दूर होने लगी। अब इससे भाग रही हो? आज तो फेवरेट कलर पहना है, उसे खुद में समझौते मदहोशी से बोला। होश में रही, आज मामा के घर जाना है। उसकी टाई पर हाथ फेरते याद दिलाया। ना करो यार, आज नहीं प्लीज़। खूबसूरत सी जसारत करता उसे कमरे में ले जाने लगा। आपने कल भी यही कहा था, उसने रूठ कर कहा। तो क्यों रोज़ मेरा ईमान ख़राब करने के लिए इतनी प्यारी लग रही होती हो? उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोला तो एकदम सुर्ख पड़ गई। मगर नज़र उबलती हुई चाय पर पड़ी तो भागकर स्टोव बंद किया। अभी उबल जाती चाय आपकी वजह से बाहर जाए, उसे घूर कर कहा तो हंसता हुआ करीब आ गया। हर चीज़ मुझ पर डाल दो। उसकी लीटें पीछे करते मोहब्बत से उसे तकने लगा। हटे नाली, अम्मी आ जाएंगी, उसने शर्मा कर कहा। ऐसे यहाँ कहाँ वालदा मोहतरमा नज़र नहीं आ रही क्योंकि इस लाउंज में भी नज़र नहीं आई थी।
पड़ोस में गई हुई हैं, चाय निकालते हुए बताया। तो अभी सहलाता बाहर निकल गया। रिदा को अपना आज भी जाना कैंसिल होता दिखाई दे रहा था, मगर वो मुतमईन थी। मुस्कुराते हुए चाय और सैंडविच लेकर बाहर निकल गई। फाइज़ा ने 2 माह बाद की तारीख दी है, कह रही हैं इससे ज़्यादा देर नहीं करूँगी। फाइज़ा बेगम मुस्कुरा कर बता रही थी। तो सही है ना भाभी, हम सब मिलकर करा लेंगे तैयारियाँ। सौम्या बेगम ने भी मुस्कुरा कर कहा। वो सब ख़वातीन इस वक्त लाउंज में बैठी थी। ये रिदा की बच्ची तो ससुराल की होकर रह गई है, शक्ल ही नहीं दिखाई। हिना ने साथ थपकते हुए कहा, जो घुटनों घुटनों चलकर उसे निचा कर रखता था। इसे तो मैं बताऊंगी, कब से कह रही हूँ, मगर मैडम के मिजाज ही नहीं मिल रहे। चैनल सर्च करती मुनाइल भी गुस्से से बोली तो फातिमा बेगम और सौम्या बेगम मुस्कुरा हटी। वो अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत मुतमईन थी। क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? जहाँ बैठी टीवी देख रही हो? ट्राउज़र और टी शर्ट पहने तप्पा तप्पा से नीचे आ गया। कब से उसका इंतजार कर रहा था और इसे टीवी में मगन देखकर मजीद आग लग गई। अभी तो 11:30 हुए हैं। हल्के से मिनमिनाई, अजीब भी लगा। इसका सबके सामने कहना है, क्योंकि अब इसकी नींद की टाइमिंग भी फिक्स हो चुकी थी। पहले लॉन में वॉक करवाता, फिर टाइम पर सुलवा देता था। तुमसे क्या कह रहा हूँ मैं, इस पर सख्त लहजे में बोला तो वो लपकारती दुपट्टा दुरुस्त करती उठने लगी। कि तुमने इसे तंग किया हुआ, बच्ची नहीं है कोई जो हर चीज़ का ख्याल रखेगा। तुम्हारी फाइज़ा बेगम ने उसे झाड़ पिलाई तो तेज़ी से वहाँ से गुजरने लगी। किसी चीज़ का ढंग नहीं है। मेरी बहन को कभी माँ समझा नहीं और खुद की सगी माँ को इसलिए कहना था। उनके जहरीले लफ्ज़ों पर लाउंज में यकदम सकूत छा गया। वो अतिथि से ऊपर की तरफ बढ़ गई। जैन उसके साथ रात देख चुका था। यार मामा, कभी तो बख्श दिया करें आप भी। माँ को तासबी नज़रों से देखता ऊपर की तरफ बढ़ गया, जबकि वो बेटे के तेवर देखकर हैरान हो गई थी। आप भी वो इतना ख्याल तो रखती है, बल्कि मेरी ही कोताहियाँ थी जो कभी इनकी माँ बनकर परवरिश न कर सकी। फातिमा बेगम आहिस्ता लहजे में बोली। तो हिना और सौम्या बेगम इस तब्दीली पर शशतर अंदाज में एक दूसरे को देखा, जबकि फाइका बेगम गंग सी बैठी थी। क्या बोल रही हो, पागल तो नहीं हो गई? खुद को संभाल कर दबे लहजे में बोली, मगर वो पशेमान सी उठकर कमरे में चली गई थी। मैं दरवाज़ा खोलो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। वो कब से बाथरूम में बंद सिसक रही थी। ज़ियान ने झुंझलाकर सख्त लहजे में वार्निंग दी तो दूल्हे के चेहरे और सुर्ख आंखों से बाहर निकल गई। ज़ियान को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मसल दिया हो। ये क्या हरकत है? उसे खामोशी से अपनी जगह पर लेटता देखकर झिंझलाकर बोला, छोड़ो, नींद आ रही है मुझे। अपना बाजू चुरा कर लेट गई। उसने भी पची से देखा और भी लाइट्स ऑफ करके लेट गया। जानता था उसने अब सारी रात रोना है। तुम्हारे एक आंसू भी गिरे ना, सोच लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झटके से उसका रुख मोड़ा, आंखों से पलक पड़ी थी। क्यों अपनी मरी हुई माँ के बारे में इतना कुछ सुनकर भी ना रो? हाथ की पूंछ से आंसू रगड़ती उठ बैठी। बस, उसे खुद से लगा लिया। तुम मामा की आदत जानती हो ना, और चाची के बारे में मुझसे पूछो वो कितनी अच्छी थी। जान ने साथ लगाकर उसे दिलासा दिया तो वो रोना भूलकर हैरत से देखने लगी। आपको याद है? वो आंखों में आंसू लिए से देखा। हाँ, सब याद है मुझे, सबसे ज़्यादा करीब था इनके। उसके आंसू को लबों से चुन लिया, फिर कुछ याद आने पर खुद से अलग किया और ड्रेसिंग की जानिब बढ़ गया। मनाई ने नासमझी से उसे देखा। वापस आया तो यह खूबसूरत सा बॉक्स उसके हाथ में था। मुड़ो, उसे खुद को तकतपा कर बोला। क्यों? एक ज्वेलर क्लाइंट से मीटिंग थी, बस पीछे पड़ गया कि बीवी के लिए कुछ ले लें। बस ज़बरदस्ती लेना पड़ा। अब बात तो ख़राब नहीं कर सकता था ना। उकताए हुए लहजे में बोलकर बहुत नफीस सा लॉकेट निकाला, जिसकी बिल्कुल बारीक सी चेन में एक पिंक कलर का डायमंड लॉकेट लटक रहा था। इर्द-गिर्द छोटे छोटे वाइट डायमंड लगे थे। हम बहुत सी उसे देखने लगी। इतना हसीन लॉकेट शायद जिंदगी में पहली दफ़ा देखा था। मगर इसकी बात पर घूर कर उसे देखा तो कह देते, बीवी मेरी पसंद की नहीं सी क्यों गिफ्ट दूँ, और गर्लफ्रेंड को तो देता रहता हूँ। चिढ़ कर कहती उठने लगी, मगर इसने बमुश्किल अपने कहकर जब्त करते उसे रोक लिया। अब बीवी की चीज़ गर्लफ्रेंड को देना तो नाइंसाफ़ी है ना। उसे काबू करते लॉकेट गले में पहना दिया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई चीज़, आप ही से ही दे दीजिए। उससे दूर होती लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। न जाने की आवाज़ में नमी घुल गई थी। मन, अगर ये उतरा तुम्हारे गले से, फिर सोच लो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके तनबीह लहजे पर मनाही ने गुस्से से देखा। मैं तो उतारूंगी, जिद्दी लहजे में बोली तो उठकर करीब आ गया। उसने दूर होना चाहा, मगर जैन ने अपने सार लगाते उसे ड्रेसिंग मिरर के सामने किया। ये जिसके लिए बना है उसी पर जच रहा है। उसके कांध के करीब झुककर मध्यम सरगोशी की तो मुनाहिल को अपना दिल कनपटियों में धड़कता महसूस हुआ। एक नज़र खुद को आईने में देखा। वाकई वो लॉकेट उसकी सुराही दार गर्दन के लिए ही बना था। फौरन नजरें चुराती दूर होने लगी, मगर अब ये मुमकिन न था। ऐसे कह दो अपनी शक्ल गुम कर ले यहाँ से, क्योंकि मैं मजीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब दाल को बेल पर रिहा किया गया था। इब्राहिम साहब का इरादा उसे दुबई भेजने का था।
क्योंकि वो मज़ीद अपनी साख्त को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। डैड, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने गुस्से से बाप को देखा। वो तो जान को बर्बाद करने के मंसूबे बनाए बैठा था और यहाँ उसे मुल्क से बाहर भेजने की तैयारियों में थे। तुम जो सोच कर बैठी हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर इस बार कोई हरकत की तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूँगा, समझे? उसे कॉलर से पकड़ कर झटका दिया तो सिद्रा बेगम और ईशा जल्दी से करीब आई थी। अब्दाल, बेटा सही कह रहे हैं तुम्हारे डैड, कुछ अरसे के लिए तुम्हारे यहाँ से चले जाना ही ठीक है। वरना जियान इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मिन्नत से कहा तो बाप पर एक की बुरी नज़र डाली। मैं डरता नहीं हूँ, इसका बीच से तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सिद्रा बेगम वहीं बैठ कर रोने लगी थी। ये क्या हो गया? अपने बेटे को खुद से दूर करना पड़ रहा है। ईशा के गले लगी रो रही थी। शुक्र करो जियान आउट ऑफ कंट्री है तो बेल भी मिल गई। सोर्स लगवा कर वरना इसे जेल में पड़े देख कर सारी जिंदगी रोना पड़ता। उन्होंने परेशानी से ढीलते हुए कहा। वो जानते थे जान किसी भी वक्त मुल्क वापस आ सकता है, इसीलिए अब्दाल को यहाँ से भगाना जरूरी था। वो 15 दिन के टूर पर इटली गया था। टूर कंप्लीट होने वाला था। जब इसके बंदे ने इसे अब्दाल की बेल की खबर दी तो वह सब कुछ कैंसिल करके रात की फ्लाइट से आ गया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी इसे ज़मीन में गाड़ दे। वो सीधा पुलिस स्टेशन आया था। तो मुझे इसी वक्त इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? हाँ, उसने गुस्से से ऑफिसर की टेबल पर हाथ मारा। देखो जियान, कमिश्नर की कॉल थी, मैं कैसे कुछ कर सकता था? और तुम्हें बताना चाहा तो तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा था। ऑफिसर ने इसे ठंडा करना चाहा। असद तो जानता है इस कमीने शख्स को कब कब भाग चुका होगा अब तक। जियान इब्राहिम साहब को अच्छी तरह जानता था। मेरे बंदे रेड मारते फिर रहे हैं इसके घरों पर। अभी रशीद फ्लैट्स की डिटेल्स भी ले आएगा। उसके आगे पानी रखते हुए बोला, ले पानी पी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। इसे मोबाइल चेक करते देखकर बोला, सर रशीद ने रिपोर्ट सेंड कर दी है। जूनियर ऑफिसर कमरे में आया तो जैन भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। क्या रिपोर्ट है? सर, अब्दाल इब्राहिम कल रात की फ्लाइट से दुबई जा चुका है। शिट! जोरदार मुक्का टेबल पर मारता वहां से निकल गया। बस नहीं चल रहा था, सब कुछ खत्म कर डाले। तेज ड्राइव करता इब्राहिम मैंशन पहुंचा था। ईशा, सिद्रा बेगम और वह कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। बहुत खूब, तो भगा दिया बेटे को। तंज़िल लहज़ी में उन्हें देखा। देखो जान, मैंने उसे समझा दिया है, वो शर्मिंदा भी है। तुम भी ये लड़ाई खत्म करो। उन्होंने तहम्मुल से कहा। इस जैसा घटिया शख्स कैसे सुधर सकता है? टॉर्चर सेल में होते हुए भी गीदड़ पपकियों से बाज न आए। इंतहाई गुस्से से कहा। बहुत मुश्किल से खुद को गाली देने से रोका था। जान, मैं गारंटी लेता हूँ अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद इसे तुम्हारे हवाले करूँगा। इब्राहिम साहब इतनी बड़ी मछली से पंगा नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि ज़्यादातर डील जियान के जरिए ही करते थे। आइंदा ऐसा होना तो दूर की बात है, अगर इसने सोचा भी तो मैं खुद इसे ज़मीन में उतार दूंगा। बता दीजिएगा अपने लाडले को। इन सब को वार्न करता बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि ईशा इसके तेवर देखकर खोल कर रह गई थी। देखा इस नहानजार की वजह से कल का बच्चा आज मुँह पर धमकी देकर चला गया। और उसके जाते ही उसी तरह बेगम पर बरस पड़े थे, मगर ईशा को रामीन पर गुस्सा आ रहा था। जिसकी वजह से सब हुआ था, वो खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। 2 बजे के करीब घर पहुंचा तो तमाम अफराज सो चुके थे। वह भी कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो इसे आराम से बेड पर सोता पाकर इसके करीब आके दिल में लगी आग पर से छींटे पड़े थे। इसका माथा चुमटा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बात लेकर वापस आया तो वो उठी बैठी थी। हाथ में उसका मोबाइल था। वो ईशा की कॉल आ रही थी, बस साइलेंट किया है। फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए वजाहत दी, मैंने कुछ पूछा है क्या? मोबाइल लेकर साइड में डाला और खुद बेड पर गिर कर उसकी गोद में सर रख गया। वो लब काटती आराम आराम से सर दबाने लगी। आपको तो 3 दिन बाद आना था ना? कब से रोका सवाल जबान पर आ ही गया। जियान ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखें खोल कर उसे देखा। क्यों? गलत क्या कर? उसके सपाट लहजे पर यकदम गड़बड़ा गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, फौरन वजाहत करी। मेरी गैर मौजूदगी में भी ख्याल रखा मेरे बेबी का। उसके पेट पर हाथ रखकर बोला। तो मैं ऐसा रिला गई, अभी से क्या बताती? उसके जाने के बाद उसे खुली छूट मिली थी, मगर गोलगप्पे के पानी ने एसिडिटी जरूर कर दी थी। सियान के कहने पर वह हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। आपको कैसे? उसे समझ न आया, क्योंकि ये काम तो उसने बहुत राजदारी से किया था, तो इसे कैसे पता चल गया? तुम क्या समझती हो? वहां जाकर तुमसे बेखबर हो गया हूँ। झटके से उसे खुद पे झुकाया। वो सहमी हुई उसकी आंखों में झांक रही थी, जहाँ अपना नक्श साफ देख सकती थी। आह! अपने बालों में सख्ती महसूस हुई। मन क्या कहा था, ख्याल रखना मेरे पीछे अपना, ये ख्याल रखा है? वो उधर से उठकर इसे करीब किया। सॉरी, आंखें नीचे आहिस्ता से बोली। करती क्यों ऐसा? इसे अपने साथ लगा लिया। वो इस वक्त किसी और बात की झंझलाहट इस पर नहीं निकाल सकता था। सो जाओ। इसके गाल पर लब रखता सिगरेट का पैकेट उठाकर बालकनी में चला गया।
मनाहिल ने परेशानी से ज़्यादा देखा क्योंकि मनाहिल की तबीयत की वजह से अब वो सिगरेट बहुत तलब होने या अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए पीता था। आज घर में महफिल से जमी थी। रिदा भी आई हुई थी और अमीन की शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। सब इसी की तैयारियों में लगे थे। ये सुबह तो बिल्कुल बेगानी ही हो गई है फहद से शादी के बाद। खुद को दुपट्टे में ढांप के मनाहिल ने शिकवा किया क्योंकि बहुत कम बात हो पाती थी उससे। आ रही है 2 हफ्ते बाद ले लेना बदला। पास्ता खाती रिदा ने हंसते हुए कहा, मुझे भी निकाल कर दो पास्ता, मेरा दिल नहीं चाह रहा ये ओट्स खाने का। अपने आगे बढ़ा ओट्स का बाउल दूर किया। सामने बैठा जिहान अली और राम के साथ बातों में लगा था। ये बहुत स्पाइसी है, माहिर जिहान भाई डांटेंगे फिर। रीता ने वार्न किया मगर उसने नाक से मक्खी उड़ा दी। तुम खाओ दिन रात ऐसे प्रोटीन के चक्कर में फीके खाने तो चढ़ दौड़ो अपने शोहर पर। उसने घूर कर कहा तो चीप सी गई। वैसे हसीन तो बहुत हो रही हो। रीता ने उसके हिलते चेहरे और बड़े बड़े वजूद को देखकर छेड़ा। मजाक उड़ा रही हो, देखो कितनी मोटी हो रही मैं। उसने घूर कर बातों में मगर जिहान को देखा तो रीता ने हंसकर उसके कंधे पर हाथ मारा। माँ ही पागल हो गई हो तुम, वो बेचारा कितना प्यार करते हैं तुमसे। वो चीख गई। प्यार नहीं करते, प्रेर लेते हैं मेरी, अपनी मर्जी से खिलाते हैं, अपनी मर्जी से कहीं ले जाते हैं, इवन सुलाते भी अपनी मर्जी से हैं। अपने टुकड़े सुनाते रवानी में बोल के रीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब खैर लास्ट कंप्लेन का तो कुछ नहीं किया जा सकता। उसने माने खीजे से कहा तो मनाल से रुक पड़ गई। बदतमीज, ये सीख रही हो तुम अली से? उसे घूर कर और पास्ता निकालने लगे। मन बस बाल फिनिश करो अपना। वो जो समझ रही थी कि वो बातों में मगन है मगर इसकी पूरी तवज्जो इसी पर थी। मनाहिल ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर देखा मगर इसकी आंखों में वार्निंग देकर सीधी हो गई। यार तूने बेचारी माई पर सही के पैर लगाए हुए हैं। राम भी मनाहिल की मस्कीन शक्ल देख चुका था। ये अपनी हालत खराब कर लेगी अगर इस पर पैर न बिठाओ तो। अपना चाय का कप उठाते उसे देखा जो मुंह फुलाए बैठी थी। माही तुम तंग करती हो जियान को। अली ने मुझसे गोरी से उसे देखा तो वो दांत पीसती उठ गई। तुम ना अब्बा न बनो मेरे। उसे मुँह चिढ़ाती निकल गई थी। रिदा और हिना इसकी हालत पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अली भी चीप सा गया। अली से पंगा मत लेना क्योंकि इसकी आजकल अपने शोहर से नहीं बन रही। राम ने टेबल पकड़कर करीब आते साथ को चक कर कहा। जियान नफी में सर हिलाकर रह गया। अली भी मनाइल की झंझलाहट महसूस कर चुका था। इसके लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। रिदा रुकोगी ना आज तो? सौम्य बेगम ने लाउंज में आकर पूछा क्योंकि वह काफी दिन बाद आई थी। रिदा ने एक नजर अली को देखा जो उसे ही देख रहा था। नहीं मामा, वो अम्मी अकेली होंगी क्योंकि अबू की भी तबीयत ठीक नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। उसने फौरन बहाना तराशा था क्योंकि अली से शर्त पर उसे मिलाने लाया था। चलो ठीक है, जैसे मुनासिब समझो। उन्होंने भी ज़्यादा ना कहा क्योंकि वो अपनी बेटी की खुशी में खुश थी। दिन ऐसे ही गुजरे कि पता भी ना चला। आज रामीन की माँ थी। जिया ने हर चीज़ इसकी पसंद की अरेंज करवाई थी। वो अपनी छोटी बहन से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करता था। हमेशा इसकी हर ख्वाहिश इसी ने पूरी की थी। मनाहिल इसके कमरे में सेट का डब्बा रखने आई थी। यह जियान ने इसके लिए स्पेशली बनवाया था। वो शायद वॉशरूम में थी। मनाहिल ने टेबल पर सेट रखा था। इसी वक्त रामीन का मोबाइल ब्लॉक हुआ था और जिसका मैसेज आया था उसने हैरत से फ़ोन उठाया और मैसेज ओपन कर लिया। रामीन, मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ, मुझसे मिलो वरना तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हारी हकीकत बता दूंगा। ये मनाहिल की तस्वीरें तुमने बनवाई थी। ये मैसेज था जब हम जिसके अजाब पर गिरा था उसने फ़ौरन सोफे का सहारा लिया। मनाहिल को समझ न आया कि अब्दाल कब रिहा हुआ और रामीन वैसा कैसे कर सकती है इसके साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छूने की? उससे आकर अपना मोबाइल छीनने लगी मगर मनाहिल फ़ौरन दूर हुई। क्या है ये? बताओ मुझे क्या है ये? अब्दाल का मैसेज इसके सामने करती चीख उठी। रामीन का एक पल के लिए रंग पीला पड़ चुका था मगर अगले ही लम्हे उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया। हाँ सच है ये सब, चलो निकलो यहाँ से। वो वापस अपने जोन में आ गई और बेखौफी से कहा तो मनाहिल अब पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। वो मुंह के बल सोफे पर गिरी। कितनी गिरी हुई हो तुम? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? आंखों में आंसू लिए उससे पूछा। वह साकत से अपने चेहरे पर हाथ रखी थी। तुम्हारी इतनी औकात कि मुझ पर हाथ उठाओ? उसकी तरफ लपकी मगर मनाही ने उसे जोर से दोबारा सोफे पर धक्का दिया। मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों किया ऐसा, वरना अभी सबको बुलाकर तुम्हारी हकीकत खोल दूंगी। उसे नफरत हो रही थी इस वक्त इस लड़की से। हकीकत खोलोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तमस्कराना निगाहों से उसके सुन पड़ते वजूद को देखा। और जानना चाहती हूँ क्यों किया? तो सुनो, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो जोर से चीखी। मनाही सख्ते में खड़ी इस नागिन को देख रही थी। तुम मेरे और मोहित के बीच आई, मुझसे और मोहित को अलग करना चाहती थी। उसकी बातें मनाहिल के सर पर से गुजर रही थी। जियान जब मनाहिल को बुलाने आया था अंदर से आते शोर से हाथ खुद ब खुद हैंडल पर ठहर किया। तुम मोहित से मोहब्बत करती थी, इसे छीनना चाहती थी मुझसे। वो तो खुद ही आउट ऑफ कंट्री चला गया, वरना तुम जैसी थर्ड क्लास लड़की तो हम दोनों को जुदा कर चुकी होती।
अजीब से लहजे में कहती मनैल को बिल्कुल जहनी मरीज़ा लगी। रामीन, तुम पागल हो चुकी हो, इसकी मोहब्बत में अंधी हो गई हो, सही गलत की तमीज़ तक भूल गई। जैसे तू कोरा था, वो कैसी इतनी पस्ती में जा सकती है। रामीन की नज़र ड्रेसिंग में तो दरवाजे की ओर में खड़ा जानवाज नजर आ रहा था। इसे अपने सांसें रुकते महसूस हुई। अगर जिया ने सब कुछ सुन लिया तो इसे मोहित तो कि अपनी जान भी बचती नजर नहीं आ रही थी। मनाही, लेकिन भाई तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, इनकी कदर तो कर लो। कब तक मोहित के पीछे भागते रहोगी? क्यों अपनी ख्वाहिशात के पीछे सबकी जिंदगी तबाह कर रही हो? तुम जानती हो आज मेरी माँ है, फिर भी अपनी मोहब्बत के दुखड़े लेकर मेरे पास आ गई। उसके यकदम बदलते रंग पर मनाही हैरान परेशान से उसे देख रही थी। वो कब मोहित के पीछे आई? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? रामीन, पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम। मनाही ने दुख से कहा। वो अब तक बेयकीनी किसी कैफियत में थी। तुम मुझे अब भी धमकी दे रही हो, शर्म करो। उसने लहजे में दुख समाकर की आँखों से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से चैन हट चुका था। रामीन, इसे खोदे हुए घड़े में तो एक दिन खुद गिरोगी। उसे ताज्जुब से देखती बाहर निकल गई। मनाही बीबी, अपने दिन गिनो अब तुम। मुस्कुराते हुए सर झटका और तैयार होने चली गई। मनाही, लेकिन भाई तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, इनकी कदर तो कर लो। कब तक मोहित के पीछे भागती रहोगी? अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो इसके कानों में अंडेला गया था। उसका दिल चाह रहा था किसी गाड़ी से टक्कर मार दी, क्योंकि जो भी सुनकर आया था वो किसी भी शख्स के लिए मौत से कम न था। कि इसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती थी, किसी और के दिल में बसाए हुए थी। वो इतना गिरा हुआ शख्स था कि अपनी बीवी का समझौता कर रही थी, इसके साथ एक दिन अनचाहा बंधा निभा रही थी। माजी में गए इसके तमाम अलफ्ज़ दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। मैं ऐसा नहीं चाहती, ये सब मजबूरी में हुआ था। मुझे आज़ाद कर दे। सामने से आती गाड़ी टकराते टकराते बची। उसने बर वक्त स्टीयरिंग से घुमाया। दिमाग बिल्कुल सुन हो चुका था। कार को कोने में रोककर स्टीयरिंग पर सर रख दिया। बहुत गलत किया है मनाही हैदर, तुमने बहुत गलत। अपनी अंगारा होती आंखों को सख्ती से मीच कर जोर से मुक्का स्टीयरिंग पर दे मारा। अनजाने कितना वक्त बीत चुका था सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते। मोबाइल मुसलसल बज रहा था, मगर इसे परवाह न थी। साहिल के आगे गाड़ी खड़ी करे सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आसमान पर स्याही छा चुकी थी। मोबाइल चेक किया तो राह मीना और इस दुश्मन जहाँ की कॉल्स आई हुई थी। दिल में बेसर शोले भड़क उठे। वो सब कुछ भूल बैठा था कि आज घर में इसकी बहन की शादी का फंक्शन है। बस अभी वहाँ से भागना चाहता था। इतने में राम की फिर कॉल आने लगी, मगर इसने रिसीव कर ली। तो कहाँ है जान? यहाँ सब परेशान हो रहे हैं, 9 बज चुके हैं। तो खैरियत से तो है ना? राम चुटते ही विक्रमंदिर से बोला, पहुँच रहा हूँ। बस इतना कहकर फ़ोन काटा और गाड़ी में बैठ गया। वो इतना बुज़दिल न था कि एक लड़की उसे शेयर कर देते। मनाइल हैदर, पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। जियान हैदर को धोखा देने की सजा क्या है मैं बताऊंगा तुम्हें। तो सफ़र में उससे हम कलाम होता गाड़ी स्टार्ट कर दिया जा रही है। तो ये बस कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।